स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 10th चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फ्लक्स के बारे में और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी और उसके दो नियम थे, एक तो होता है दक्षिणावर्त पेच नियम और एक होता है दाएं हाथ या राइट हैंड नियम, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। क्या पढ़ते हैं? विद्युत जनित्र के बारे में। अब देखो विद्युत जनित्र कहेंगे किसे? विद्युत जनित्र वो युक्ति या जो साधन है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तो हमें पता ही है कि जो लाइट करंट है उसे विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है आपके जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 11 नंबर चैप्टर में। यांत्रिक ऊर्जा होती है आपके गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग के बराबर होती है आपके यांत्रिक ऊर्जा और उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत जनित्र की परिभाषा हो जाएगी ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो उसे कहते हैं विद्युत जनित्र। अब देखो विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र, एक होता है दिष्ट जनित्र। वो होता है प्रत्यावर्ती जनित्र जो हमारे घरों में जो यूज लेते हैं हम, जो घरों में हमारे ऊर्जा होती है, जो बल्ब पंखे वगैरह होते हैं, वो सब प्रत्यावर्ती जनित्र ही होते हैं। अब देखो जैसे शादी वगैरह या कोई बड़ा फंक्शन होता है, तब जो कभी कभी लाइट चली जाती है, मतलब वो व्यवस्था रखते हैं पहले से ही, लाइट चली जाती है तो जनरेटर होता है, उसे ऑन करते हैं, तो वो जनरेटर है वो आपके विद्युत जनित्र ही है। यांत्रिक का मतलब ही होता है कि हमें विद्युत ऊर्जा मतलब बनानी है और वो उसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो, डायग्राम में है कि देखो एक तो ये दो, एक इधर और एक इधर ये रखा हुआ है, ये एन और एस का हमने पढ़ा ही था। किस में लिखा था? एन और एस लिखा था कि ये चुंबक होती है। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े चुंबक लगे हुए होते हैं, एक इधर और एक इधर विद्युत जनित्र में, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र पढ़ रहे हैं, पहले वाला, ठीक है। अभी आप समझ लो, लिखने की आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको आराम से लिखवा दूंगा मैं। तो देखो पहले समझ लेते हैं इसको कि ये जो चुंबक लगे हुए रहते हैं उसे कहते हैं क्षेत्र चुंबक। इसमें 4 पॉइंट होते हैं। देखो पहले 4 पॉइंट देख लो, पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट है क्षेत्र चुंबक। दूसरा पॉइंट है आपके आर्मेचर, और तीसरा पॉइंट है आपके सर्पी वाले, चौथा पॉइंट है ब्रश। देखो पहले इनको समझते हैं, ये क्या होते हैं। क्षेत्र चुंबक, जो दो बड़े बड़े चुंबक लगे हुए होते हैं पास में, उन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली, कुछ भी को, दोनों एक ही चीज है। तो आर्मेचर ये होता है कि कोई भी कच्चा लोहा होता है, उस पे विद्युत रोधी तार मतलब होता है जिसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो, उसको आर पार ना कर सके। विद्युत रोधी तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, उसे कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। उसके बाद में होते हैं सर्पी वाले। ये देखो ये यहाँ पे जो गोल गोल लगे हुए हैं, ये आपके हैं सर्पी वाले। इसको ये तो है तो गोल ही, सर्पी वाले, सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। वो गोल जब बैठता है तो गोल बैठता है, इसी प्रकार इसे कहते हैं सर्पी वाले। और फिर होता है ब्रश। अब देखो ब्रश यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो ब्रश रहते हैं। इनके दोनों सिरे तो यहाँ पे होते हैं और आगे वाले और पीछे वाले दोनों सिरे एक ही जगह पे जुड़े हुए रहते हैं, जो लोड
मतलब बाहर से जो भी धारा आती है या जाती है वहां पे लगे हुए रहते हैं। तो ये ब्रश है वो आपके यहाँ पे स्थिर रहते हैं और बाकी सब चीजें इसमें गति करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इससे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। ये जो चारों पॉइंट पढ़े थे हमने, इसकी परिभाषा देखते हैं। हाँ, इसकी परिभाषा हम डिटेल से लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप नोट कर लो। तो सबसे पहले लिखते हैं हम विद्युत धारा जनित्र की परिभाषा। तो लिखो, देखें, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमने कल पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब जो युक्ति और जो पढ़ा था उसके आपस में हम गति करवाएंगे, सापेक्ष गति करवाएंगे, तब उसमें कुछ ना कुछ गति होगी, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। और जो विद्युत धारा जनित्र है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक चीज ये भी होती है कि इसकी जो दिशा होती है, मतलब ये इसमें जो विद्युत धारा चलती है वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मतलब इसकी दिशा चेंज होती रहती है। और दिष्ट धारा जनित्र में कोई दिशा चेंज होती ही नहीं है, हमेशा प्लस से माइनस ही जाती है। ठीक है, अब इसके जो 4 पॉइंट देखे थे हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के, उसमें पहला पॉइंट है क्षेत्र चुंबक। उसके बारे में लिखो। क्षेत्र चुंबक दो शक्तिशाली चुंबक एन और एस होते हैं, जो इसके सिरे होते हैं एन और एस, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। और इसके बीच में कुंडली को रखा जाता है। दूसरा आर्मेचर या कुंडली। देखो, आर्मेचर और कुंडली कच्चे लोहे पर लपेटी विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली होती है, मतलब इसमें अनेक फेरे होते हैं। सर्पी वलय। तीसरा पॉइंट, आर्मेचर के एक सिरे से जुड़े दो धातु के वलय होते हैं जो कुंडली के साथ घूमते हैं। ये कुंडली के साथ घूमते हैं, अभी हम इसको समझेंगे जब इसकी कार्यविधि देखेंगे तब। और चौथा पॉइंट है आपके ब्रश। इसमें लिखो, ये धातु या कार्बन के बने होते हैं जो सर्पी वलय को केवल स्पर्श करते हैं तथा इससे बाह्य लोड जुड़ा रहता है। ये केवल स्पर्श करते हैं, ना कि इसके साथ घूमते हैं। अब देखो, आगे पढ़ते हैं हम इसकी कार्यविधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम देखते हैं विद्युत जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कार्यविधि के बारे में कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली है, ये भी घूमती है, और जो ये सर्पी वलय लगे हुए हैं ये भी घूमते हैं, लेकिन ये जो ब्रश लगे हुए हैं वो आपके स्थिर रहते हैं। ये यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि ये दो सर्पी वलय है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ब्रश ये यहाँ एक जगह रहेंगे, केवल ये सर्पी वलय ही घूमेंगे। इस प्रकार ये ब्रश दोनों एक जगह ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ से घूमेगी तो इसको नाम दे देते हैं पहले 4 पॉइंट को, ए, बी, सी और डी। अब देखो, अब ये जैसे ही घूमेगी यहाँ से ऐसे इस प्रकार, तो देखो हम इससे समझते हैं कि ये किस प्रकार घूमेगी। अब मान लेते हैं ये ऐसे है, अब ये जैसे ही ऐसे होगी तो इसके लंबवत हो रही है, तो इसके अंदर से ये जो चुंबक लगाए हुए यहाँ से, ये यहाँ से क्षेत्र रेखाएं जा रही है। तो देखो, यहाँ से जाएगी पहले तो इतनी सी जगह, तो इतनी सी जगह से गुजरेगी तो कम जाएगी। फिर इसको जैसे ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ देखो कितनी सारी जगह, तो यहाँ से ज्यादा गुजरेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मेचर है इसकी साइज पर भी ये डिपेंड करता है कि इसमें से कितनी धारा निकलेगी। और जो चुंबक है इस पर भी निर्भर करता है कि चुंबक कम होगी तो कम धाराएं निकलेगी, जो क्षेत्र रेखा है वो कम निकलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं। अब पहले धारा यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, इसे अलग से बना के समझाता हूं आपको। ये कुंडली है, ए, बी, सी और डी। ये धारा ऐसे जा रही थी पहले इधर से B1 से B2 की तरफ, इधर से ऐसे जा रही थी। अब जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा हुआ, मतलब ये वाला सिरा यहाँ पे आया तो आधा चक्कर पूरा होगा। अगर ये वाला सिरा वापस यहाँ पे आएगा तो एक चक्कर पूरा होगा। तो ये वाला सिरा यहाँ आया तो ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। धारा तो ऐसे इधर ही जा रही है, इस तरफ ही जा रही है ऐसे ही। लेकिन ये देखो, पहले किधर जा रही थी, ए से बी, ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी, इस प्रकार जा रही थी।
अब देखो वापस आधा चक्कर होने के बाद में किस प्रकार किधर जा रही है, पहले डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। अब देखो इससे क्या समझते हैं कि मतलब आधा चक्कर होने के बाद में इसकी धारा, जो धारा की दिशा है वो चेंज हो जाती है। दिशा तो वही रहती है, लेकिन जो ये जो आर्मेचर है वो इसका इधर वाला सिरा इधर आ जाता है। तो मतलब जो B1 से B2 की तरफ धारा जा रही थी वो बाद में B2 से B1 की तरफ हो जाती है। इसी प्रकार इसकी जो दिशा होती है वो चेंज होती है। इसे हम समझ प्रत्यावर्ती धारा है, इसका नाम ही यही है कि मतलब जो धारा की दिशा है वो बार बार चेंज होती रहती है, मतलब पर सेकंड में भी चेंज होती है। इसी कारण इसका नाम भी प्रत्यावर्ती धारा पड़ा। ठीक है। अब इसके जो बुरुश हैं वो आपको पहले बताया था, इसके दोनों सिरे वो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं लोड में, और ये जो यहाँ पे इनको केवल स्पर्श करते हैं, इसके साथ में घूमते नहीं है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के द्वारा आती है, और इसकी जो 50 हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ये जो आर्मेचर है वो 50 चक्कर पूर्ण करता है। एक सेकंड में आर्मेचर 50 हर्ट्ज पूरा करता है। हमारे जो इंडिया में वो 50 हर्ट्ज आती है, जैसे कि अमेरिका है वहां पे 60 हर्ट्ज आती है, वहां पे 60 हर्ट्ज आती है। 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, वोल्ट में बात करें तो 220 वोल्ट की हमारे बिजली आती है। तो इसको हम अब लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। तो इसकी कार्यविधि लिखते हैं। जब कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है, जो आर्मेचर या कुंडली थी उसको यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स मतलब जो अभी हमने समझाया था एक कार्डबोर्ड से, कि मतलब जब इसको लंबवत करेंगे तो ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और इसको समांतर करेंगे तो कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। लगातार परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, दक्षिणावर्त मतलब कि जो घड़ी की साइज घड़ी की दिशा होती है उस दिशा में घुमाते हैं, तो कुंडली बार बार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और समांतर होती है। जब बार बार घूमेगी तो बार बार एक बार समांतर होगी और एक बार लंबवत होती है। अतः प्रथम आधे चक्कर में फ्लक्स की मात्रा घटती है, और इस आधे चक्कर में धारा की दिशा दक्षिणावर्त B1 से B2 की ओर होती है, अभी हमने समझा ही था। लेकिन अगले आधे चक्कर में दिशा वामावर्त B2 से B1 की ओर होती है। फिर जो उसका जो दो सिरे हैं C और D वो इस तरफ आ जाते हैं, तो B2 से B1 की ओर होती है। तो इस प्रकार आर्मेचर में एक पूर्ण चक्कर में निश्चित समय के बाद दिशा बदलती रहती है, मतलब हर एक निश्चित समय होता है उसके बाद दिशा बदलती रहती है, और ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जो भारत में है, जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखो हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दिष्ट धारा जनित्र। ये पहला हमने पढ़ लिया था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा पढ़ते हैं दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र ये हो गया। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या था कि उसकी दिशा बार बार बदल रही थी, धारा की दिशा, लेकिन दिष्ट धारा जनित्र में दिशा बदलती नहीं है, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक ही रहती है। और देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हमने उदाहरण दिए थे, जो हमारे घर में पंखा, बल्ब या जो जनरेटर यूज में लेते हैं, इनमें ऊर्जा कम होती है। लेकिन जो दिष्ट धारा जनित्र है ये इसमें ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, हजारों किलोवाट में इसकी ऊर्जा होती है। जैसे कि समझते हैं रेलवे का जो इंजन होता है वो दिष्ट धारा जनित्र होता है। और जब आपके एग्जाम में आ जाए कि जब दिष्ट धारा जनित्र पूछ ले, तो इसकी परिभाषा तो वही होगी जो विद्युत जनित्र की है। वो तो चीज लिखनी है आपको कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और एक चीज अलग ये लिखनी है इसमें कि इसमें धारा समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में वो जो दिशा है विद्युत धारा की वो समय के साथ बदलती है। अब देखो इसकी कार्यविधि तो सारी चीजें सेम ही रहेगी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की तरह। उसमें कौन कौन से पॉइंट थे? पहला पॉइंट था क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। दूसरा पॉइंट आर्मेचर, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में भी था, आर्मेचर या कुंडली, ये हो गया। तीसरा पॉइंट उसमें सर्पी वलय था,
क्या था, सर्पी वाले था। लेकिन इसमें इसमें इसको नाम दे दिया कंप्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर कुछ नहीं होता है, बस एक वलय होती है, इसके दो समान टुकड़े कर दिए होते हैं, बस यही कम्यूटेटर होता है। और ये इसके साथ में लगा हुआ रहता है आर्मेचर के साथ में, और इसी के साथ में घूमता है, ठीक है। और चौथा ब्रश, ये भी उसी में था, ये भी उसी में था। और इसमें देखो, इसमें ये सीयू मतलब कम्यूटेटर फर्स्ट के साथ ब्रश फर्स्ट जुड़ा रहेगा, और कम्यूटेटर सेकंड के साथ ब्रश सेकंड जुड़ा हुआ रहेगा, और ये आपके लोड है ये, ठीक है। अब देखो, अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि में देखो कि मतलब जैसे ही हम इसको विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय रेखाएं से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये आर्मेचर इसमें क्या है, आर्मेचर जैसे ही घूमेगा, इसमें वही कार्यविधि देखेंगे, आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो ये जो पोर्शन है ये वाला है सी और डी, ये पॉइंट इधर आएंगे। तो देखो, दो कुंडलियां बना के देख, आर्मेचर बना के देख लेते हैं। ये ए बी सी और डी, इधर से धारा इधर जा रही है। फिर ये जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा होगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब डी इधर आ जाएगा, ये डी, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। धारा इधर से इधर जा रही है। अब आप सोचोगे कि मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र थी उसमें भी तो यही डायग्राम बनाया था। हाँ, यहां तक सेम था। अब देखो, उसके जो ब्रश लगे हुए थे वो दोनों इस साइड लगे हुए थे, एक साइड ही लगे हुए थे। इसके देखो इस साइड है। तो जैसे ही ये धारा ए से बी, इसमें देखो ए से बी, बी से सी और सी से डी इधर जा रही है, इधर जाती है, तो ये सेम चीज ये कि इसमें C1 धनात्मक होता है और B1 धनात्मक होता है, क्योंकि धारा इधर से जा रही है, हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो C1 धनात्मक होगा, इधर से इधर जा रही है धारा। और जैसे ही ये इसका आधा चक्कर पूरा होगा तो ये जो C2 है, C2 आपके यहां आ जाएगा C1 की जगह, C2 C1 की जगह, और B2 भी B1 की जगह आ जाएगा। तो ये वाली जगह यहां पे ले लेगा, ये वाली जगह यहां पे ले लेगा। तो देखो यहां पर ये हमारे था, तो यहां पे आ जाएगा C2, और यहां पर भी आ जाएगा B2, यहां पर भी आ जाएगा B2। तो ये देखो, और यहां पर आ जाएगा C1, और यहां आ जाएगा B1। यहीं पर भी हमारे यही चीजें सेम थी। ये देखो, इधर ए के साथ में कौन जुड़ा, B1 और C1, ए के साथ में B1 और C1, और यहाँ पर फिर वापस ए के साथ में B1 और C1। तो हमारी चीज तो वही रही कि मतलब धारा तो इस साइड ही जा रही है, मतलब इसमें ये भी चेंज हो जाते हैं। इसी से हम समझते हैं कि मतलब इसमें जो धारा है वो विद्युत धारा है वो समय के साथ नियत रहती है, चेंज नहीं होती है। अब देखो, इसमें एक और चीज देखनी है कि ये जो विद्युत धारा जनित्र है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देख लेते हैं, क्योंकि तीनों चीज सेम है, केवल यही चेंज है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यहाँ पे उसमें आ जाएगा आपके सर्पी वाले, सर्पी वाले। तो इसमें देखो, समझते हैं, केवल बताना है कि किस किस पे निर्भर करती है। तो पहली चीज क्षेत्र चुंबक पे भी निर्भर करेगा। अगर क्षेत्र चुंबक छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम गुजरेगी, कम निकलेगी, तो इस पर भी फर्क पड़ता है। अगर कम निकली तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा कम होगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। तो एक तो इस पे निर्भर करता है। दूसरा आपके आर्मेचर, अगर आर्मेचर कुंडली होती है वो एक कच्चे लोहे पे विद्युत रोधी तार से लपेटी होती है आर्मेचर, तो अगर वो फेरे कम हुए तो भी कम निकलेगी, ज्यादा हुए तो ज्यादा निकलेगी ऊर्जा। एक तो इस पे निर्भर करता है। उसके बाद में सर्पी वाले, सर्पी वाले छोटे हुए बड़े हुए तो भी इस पर निर्भर करती है। और ब्रश, ब्रश पे ब्रश तो यहाँ पे नॉर्मली रहते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जितने ब्रश छोटे होंगे या बड़े होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इसको साफ वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए रहते हैं जो ब्रश थे, यहाँ पे लगे हुए थे, तो वो यहाँ पे ही लगे हुए रहते हैं। इसको जो यहाँ पे जो सर्पी वाले घूमता था उसको इसके पास में ही रहते थे, घूमता तो ये था ऐसे, लेकिन ये
एक जगह ही रहते थे। अब देख लेते हैं दिष्ट धारा जनित्र में। दिष्ट धारा जनित्र में वापस यही तीनों चीज होगी, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और ब्रश, ये तीनों तो सेम रहेंगे। एक कंप्यूटेटर है, कम्यूटेटर, तो इस पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि ये छोटे बड़े होंगे तो जो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत धारा में कम परिवर्तित होगी। इस प्रकार अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। दिष्ट धारा जनित्र की परिभाषा लिखेंगे। ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यही चीज हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत इसमें दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत ऊर्जा से प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, मतलब इसमें विद्युत धारा की दिशा चेंज नहीं होती है। और क्षेत्र चुंबक, सर्पी वाले क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वाले उसमें था, और ब्रश, ये तीनों चीज हमने वहां लिख ली थी। इसमें एक नई चीज है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बारे में लिखो। धातु के बने एक वलय के दो बराबर भाग C1 व C2 होते हैं जो आर्मेचर से जुड़े होते हैं तथा इसके साथ घूमते हैं। ये हो गए आपके कम्यूटेटर। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि देखने में आपको वही याद करनी है, प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा जनित्र वाली आपको याद करनी है, ठीक है। और अब हमने इसमें देखा था कि ये किस किस पे निर्भर करती है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है और दिष्ट धारा जनित्र से उत्पन्न जो भी धारा है वो किस किस पर निर्भर करती है। देखो, एक तो आपकी निर्भर करती है जो कुंडली का क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करती है, अभी हमने देखा ही था। और फेरों की संख्या पे निर्भर करती है। फेरों की संख्या मतलब जो कुंडली आर्मेचर है उस पर निर्भर करती है। और एक क्षेत्र चुंबक है, इस पर भी निर्भर करती है। और जो सर्पी वाले है उस पर भी, और ये कितनी बार घूमती है आर्मेचर उस पर निर्भर करता है। और चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता इस पर भी आपके निर्भर करती है। ये कुछ आपको इसको डिटेल्स में कुछ नहीं लिखना है, बस पॉइंट लगाने, बस इस पर निर्भर करती है। तो आपका आज यहाँ पे लेसन खत्म होता है 10वां। आगे हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।